मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है BEGE 142 और इसका अनुमान है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। तो हम आज बात करेंगे अर्थर मिलर के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थर मिलर एक ड्रामेटिस्ट हैं। इसके बारे में हम बड़ी डिटेल्ड वे में बात करेंगे। इसका एक प्ले हमें करना है, उसका नाम है ऑल माय सन्स। और उसके साथ साथ हम अमेरिकन ड्रामा पे भी नजर दोहराएंगे कि अमेरिकन ड्रामा की डेवलपमेंट कैसे हुई थी। और उसके बाद हम जो मेन थीम्स हैं ऑल माय सन्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे एक्चुअली ट्रेजेडी की, क्योंकि हमने रैप अप किया है, सम अप किया है कि ट्रेजेडी क्या होती है। हमने कल बात की थी जो ड्रामा है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, और उन टाइप्स में से एक टाइप को हम बोलते हैं अलमिया, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेजेडी बोलते हैं। तो ट्रेजेडी में आपको, यानी कि आप जो प्लेज पढ़ते हो, प्लेज देखते हो, आपको बहुत सारे किस्म के प्लेज मिलेंगे, अलमिया मिलेंगे आपको। आप कॉमेडीज भी देख सकते हो। जैसे हम मूवीज की बात करेंगे, जो ही आप थिएटर में जाते हो वहां पे आप कुछ मूवीज ऐसे देखते हो जो होलनाक वहां पे स्टोरी होती है, दर्द भरी कहानियां वहां पे आपको देखने को मिलती है। उसमें हीरो का ट्रेजिक फॉल होता है एट द एंड ऑफ द प्ले, या जब मूवी का इख्तिताम होता है, व्हाट यू नॉर्मली सी, जो एक हीरो होता है या एक हीरोइन होती है, उसकी अल्टीमेटली डेथ होती है, या उसको वो चीज नहीं मिलती है जिसकी वो तलाश में थे। तो एक्चुअली जो ट्रेजेडी होती है, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेन ट्रेड है ट्रेजेडी का, अलमिया का, वो ये है कि इसकी सैड एंडिंग होती है। जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, जो एक और टाइप है ड्रामा का, कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है। यानी कि जो कॉमेडी होती है, जैसे हम कॉमेडी मूवीज देखते हैं, वहां पे आपको लॉफ्टर मिलता है, फन देखने को मिलता है, एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलता है। आप, यानी कि प्लेयर जो एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो बड़े जोक्स आपके सामने रखते हैं और आप भी उन्हीं के साथ एंटरटेन करते हो। तो यूजुअली जो उसमें जब आप कॉमेडी देखते हो, कोई शो देखते हो, तो उसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल व्हाट यू गेट फ्रॉम अ कॉमेडी इज फन, एंटरटेनमेंट। और उस एक जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी कॉमेडी की है, वो कॉमेडी की ये होती है कि उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। As far as tragedy is concerned, tragedy is always, it always ends on a note of sadness. यानी कि वही जो एस्पिरेशंस जो एस्पिरेशंस हीरो के थे या हीरोइन के थे, उनको वो चीजें नहीं मिलती हैं जिनकी वो तलाश कर रहे थे, जिनकी वो जिनको उनको चाहती होती है कि हमें ये चीज मिले। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ ट्रेजेडी, what you see is what you observe is, जो हीरो होता है उसका लास्ट, या हीरोइन होती है उसकी लास्ट में डेथ होती है। तो अब हम ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। ट्रेजेडी अरस्तो ने सबसे पहले अपनी शायरी में 330 कबल मसीह में अलमिया की तारीफ की। यानी कि इट वाज एरिस्टोटल, वी ऑल नो एरिस्टोटल, अ ग्रीक फिलोसोफर, क्रिटिक, पोएटिक्स उसकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। जितने भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, अदब को जो पढ़ते हैं, या इवन जरूरी नहीं है कि खाली जो अदब को पढ़ते हैं, वो एक अच्छी बुक लिखी है पोएटिक्स। इसने जो एरिस्टोटल है, इसने थ्योरी दी थी, इसने ड्रामा पे लिखना स्टार्ट किया था, इसने बहुत सारे क्रिटिकल व्यू दिया था कि ड्रामा किसको बोलते हैं, ड्रामा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हीरो क्या होता है, हीरो में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट दिया था। एरिस्टोटल, वी नो, एज आई सेड जस्ट व्हाइल बैक, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। तो एरिस्टोटल का मानना है कि अच्छा, हम एरिस्टोटल, इसने अलमिया की तारीफ की किसी ऐसे अमल की तकलीद जो संजीदा भी हो और अपने अंदर मुकम्मल भी हो। यानी कि जो ट्रेजेडी होती है ये संजीदा होती है, इसमें आप सीरियसनेस देखते हो, इसमें जो स्टोरी होती है, इसका जो प्लॉट होता है वो बहुत सीरियस होता है। यानी कि इसमें आपको जैसे और मुकम्मल भी होता है, ये कंप्लीट होता है। शायराना जुबान के जरिए और बयानिया पेश करने के बजाय ड्रामाई अंदाज में, जिसमें तरस और खौफ को हवा देने वाले वाक़ात शामिल हैं, इस तरह के जज्बात का कैथारसिस जिसको हम बोलते हैं। यानी कि एरिस्टोटल फर्स्ट डिफाइंड ट्रेजेडी इन हिज पोएटिक्स अराउंड 330 BC,
एरिस्टोटल की एक इंपॉर्टेंट बुक है, इट्स वंडरफुल बुक, यू नो, इट्स अ मैग्नम ओपस वर्क विज लिटरेचर। अदब की जब हम अदब की बात करते हैं और हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अगर हम उसका हवाला देंगे और एरिस्टोटल का हवाला न दे हम, एरिस्टोटल की बात ना हम करें, तो ये एक अजीब सी कहानी होगी। तो इस यानी कि एरिस्टोटल का बहुत कुछ है। जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, जब हम तनकीद की बात करते हैं, जब हम एक क्रिटिक को देखते हैं, जब हम एक प्ले को पढ़ते हैं, एक बुक का मुताला करते हैं, मुआयना करते हैं, तो एरिस्टोटल ने पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो ड्रामा होता है, ड्रामा में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज एक ड्रामा में होनी चाहिए, और ड्रामा को हम कितने तरीके से यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। तो एरिस्टोटल का मानना है कि जो ट्रेजेडी है, उसने पहली मर्तबा ये डिफाइन की है ट्रेजेडी के बारे में, अलमिया के बारे में। उसने जो उसकी एक फेमस बुक है पोएटिक्स, उसमें इसने ये डिफाइन किया है। He defined a tragedy as the imitation of an action that is serious and also as having magnitude, completing itself in the medium of poetic language and in the manner of dramatic rather than of narrative presentation, involving incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish the catharsis of such emotion. यहाँ पे मैं पहले आपके साथ एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ लर्नर्स, वो ये है कि एरिस्टोटल का मानना है कि जो ट्रेजेडी है, यानी कि अगर हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो नॉर्मली हम ड्रामा की ही बात करते हैं। एरिस्टोटल वाज ऑफ द ओपिनियन अ ड्रामा, मोर पर्टिकुलरली अ ट्रेजेडी, शुड बी रिटन इन ड्रामेटिक फॉर्म, वर्स फॉर्म, पोएटिक फॉर्म, यानी कि जब हम डायलॉग फॉर्म की बात करते हैं, रादर देन ऑफ नैरेटिव प्रेजेंटेशन। जो हम कल भी बात कर रहे हैं, हमने आपको कल इस चीज के साथ रूबरू करवाया था, हमने कल ये चीज आपके साथ डिस्कस किया था कि देखो, जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, और फिर हम ड्रामा को नस्र के साथ जोड़ते हैं या कंपेयर करते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ड्रामा में मिलती हैं, वो चीजें आपको नस्र में नहीं मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस, कल मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि ड्रामा इज ऑलवेज एनेक्टेड on a stage, it's always being performed in a theater. As far as novel is concerned, as far as even अगर हम जनरली बात करेंगे प्रोज की, as far as prose is concerned, प्रोज का ऐसा नहीं होता है कि प्रोज इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ थिएटर, या ऐसे ही नहीं होता है कि जब हम प्ले की बात करते हैं, प्ले नीड्स इज ऑडियंस। पहले तो बात होती है कि स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, एक जो ड्रामेटिस्ट होता है पहले वो स्क्रिप्ट तैयार करता है, फिर उसके बाद वो स्क्रिप्ट तैयार करता है, फिर वही चीजें फिर उन कैरेक्टर्स को सामने लाते हैं, जो भी डायरेक्टर होता है, फिर थिएटर में वो परफॉर्म किया जाता है। जो भी उसने कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं अपने स्क्रिप्ट में, फिर उन कैरेक्टर्स को काम दिया जाता है, रोल दिया जाता है कि आपने ये परफॉर्म करना है, आपने ये काम करना है, आपका विलेनियस काम है, आप विलन हो इस वर्क में, आप हीरो हो इस ड्रामा के, आप प्रोटैगनिस्ट जिसको हम बोलते हैं, आप हीरोइन हो इस ड्रामा के, और कुछ किरदार और होते हैं, उनको बहुत मुख्तलिफ काम दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ड्रामा होता है उसको हम स्टेज, इट इज बीइंग स्टेज्ड, इट्स बीइंग परफॉर्म्ड इन अ थिएटर। एज फार एज नॉवल इज कंसर्न्ड, नॉवल तो हम पढ़ते हैं, इसको बुक फॉर्म में आप देखते हो, और ये यानी कि एक इम्पोर्टेंट ट्रेट, एक जिसको हम एक क्वालिटी बोल सकते हैं, खासियत जिसको हम एक खुसूसी ट्रेट बोल सकते हैं ड्रामा का, वो ये है कि ये लोगों के सामने दिखाया जाता है, आप नसर में ये चीजें नहीं देखते हो। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अब ड्रामा और प्रोज है। अब यहाँ पे ये है कि मैंने आपके साथ कल भी ये बात शेयर की थी कि ड्रामा इज मेनली रिटन इन व्हाट वी कॉल डायलॉग फॉर्म। Whenever you are going to write a drama play, if you want to become a playwright, if you want to become a dramatist, that to a par excellence, so what you need to keep in mind is you will have to create characters, you will have to write, you are supposed to write drama in a dialogue form, so that one character is speaking from this side and the other character is speaking from that side. तो ये इस कैरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम मूवीज में देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, वहां पे आप बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हो, और हर एक कैरेक्टर को आप डिफरेंट रोल देते हो। तो जहां तक ट्रेजेडी की बात है,
ट्रेजिडी में क्या होता है कि जैसे अभी हमने शेयर किया आपके साथ कि ट्रेजिडी में आप जब हम देखते हैं ट्रेजिडी को, इसके जब हम देखने के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, हम ये देख रहे हैं कि जब ट्रेजिडी हम देखते हैं इसमें सैड एंडिंग होती है। उसमें जब आप हीरो को परेशानी की हालत से गुजरते हुए देख रहे हो या हीरोइन को बड़े मुश्किलात से वो मुश्किलात से गुजर रही है, आप एक ऑडियंस, जब ऑडियंस उनको देखते हैं तो आप भी फील करते हो, आप भी एम्पैथाइज करना चाहते हो उस कैरेक्टर के साथ। दैट इज व्हाट एरिस्टोटल हियर इज referring to when he says this tragedy arouses pity and fear among the audience. Let us consider we are audience, we are watching Hamlet, we are watching Shakespearean play King Lear। जब हम किंग लियर का मुताला, जब हम किंग लियर को देखते हैं, किंग लियर को देखने के साथ साथ इवन नॉट ओनली किंग लियर, any tragedy for that matter, it could be tragedy, even any tragedy written by William Shakespeare, even we can watch Christopher Marlowe's tragedy, even Arthur Miller's tragedy, चाहे हम बात करेंगे Arthur Miller की tragedy की Death of a Salesman, even the tragedy which is prescribed in our syllabus of All My Sons। तो जब आप ट्रेजिडी को देखते हो, आप जब ये कैरेक्टर मुश्किलात से गुजरता है, इस पे बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, तो आप उसके साथ आप यानी कि आप हमदर्द बनना चाहते हो, उस कैरेक्टर के साथ आप अपनी एम्पैथी दिखाना चाहते हो, आप फील करना स्टार्ट करते हो कि ये कैरेक्टर इस वाली सिचुएशंस के साथ क्यों जा रहा है, इस कैरेक्टर को ये वाली सिचुएशन क्यों फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप पहले ही देख रहे हो कि वो कैरेक्टर होता है ना, जो कैरेक्टर वो होता है वो नोबल बर्थ का होता है, वो कैरेक्टर बड़े उसमें अच्छी क्वालिटीज होती है, यानी कि वो अच्छे घराने से आता है, इसका रहन सहन बड़े अच्छे ढंग से होता है, he or she always speaks in a refined manner। तो उसका जब हम उसके कारनामे देखते हैं, उसके वर्क्स देखते हैं, उसके एक्शंस को देखते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, तो उन चीजों की वजह से हम पे एक इंप्रेशन पड़ता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारा हम पे वो जो कैरेक्टर होता है। दैट इज व्हाई वी बिगिन टू फील पिटी फॉर दैट कैरेक्टर। हम में फिर वो तरस आता है कि ये वाला कैरेक्टर इस वाली सिचुएशन से क्यों हो रहा है। ये छोटी सी एग्जांपल में से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मूवी में आप विलन को पिटते हुए देख रहे हो, आप शायद पिटी फील नहीं करोगे, आप में वो रहम नहीं आएगा। क्यों? आपने उसको कैरेक्टर को देखा है कि ही इज ऑलवेज इंडल्जिंग इन इमोरल एक्टिविटीज, ही इज ऑलवेज डूइंग व्हाट वी कॉल इविल डीड्स, यानी कि वो अपने जो उसके काम होते हैं वो नामुनासिब होते हैं, वो उसका बिहेवियर जो होता है वो इलॉजिकल होता है, इरेशनल होता है, उसका जो रहन सहन होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, अगर उनके साथ फिर कुछ ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि ये कुछ दर्द भरी कहानी से जा रहा है, दर्द भरी he is going through this pain, suffering, isolation, even in the state, he's in the state of despondency, he's going through what we call mental asylum, depression, anxiety, he's very much anxious. You won't feel any pity for that character. Why? Because there is a reason for that. You have always seen, observed that character indulging in those things, those activities which you don't like, which you feel is, are immoral. But अगर वैसे ही उस कैरेक्टर के साथ जो हमारा हीरो होता है, जो एक अच्छा कैरेक्टर होता है, आप उसके साथ यानी कि बिल्कुल विदाउट इवन टेकिंग अ मोमेंट आप उसके साथ सिंपैथाइज करना स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको देख रहे हो, इसका कैरेक्टर ठीक है, इसकी बाकी जो चीजें हैं, ये अच्छी तरीके से लाइफ गुजार रहा है। तो दैट इज, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अराउजिंग पिटी एंड फेयर। फेयर का मतलब यहाँ एरिस्टोटल का कहना है कि हम फिर हमें थोड़ा सा डर लग रहा है जब हम किसी हीरो को मूवी में देख रहे हैं पिटते हुए, एक्सीडेंट होते हुए, तो हम भी डर जाते हैं ये क्यों हो रहा है इसके साथ, या किसी और अच्छा जो हीरोइन के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, फिर हमारे अंदर भी वो एक पिटी जनरेट होती है, और पिटी के साथ साथ हम में एक डर सा आता है। यानी कि हम भी रियलाइज करते हैं कि इसके साथ ही नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये चीज किसी और के साथ हो रहा है, हम क्यों फिर उसके साथ पिटी दिखाना स्टार्ट करते हैं। व्हाई आर वी compelled to show, yeah, or even become compassionate, or even showing compassion towards
that character whom we see in a theater, with whom we don't share any sort of relationship, even वो किसी और मुल्क का हो सकता है। ये होता है पावर ड्रामा, यानी कि ड्रामा का। ये होता है पावर एक राइटर का। ये एक ऑडियंस को, एक राइटर जो होता है ये रीडर को मूव करवाता है। हमने बात की थी ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर एज वेल, जब हम बात कर रहे थे अदब के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे हमने आपको बोला कि एक क्रिटिक रह चुके हैं टॉमस डी क्विंसी, वंडरफुल क्रिटिक ऑफ रोमांटिक एरा। रोमांटिक जब हम इंग्लिश लिटरेचर का मुताला करते हैं तो फिर हम लिटरेचर इंग्लिश जो अंग्रेजी अदब है, जब हम अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते हैं उसको हम डिफरेंट एजेस में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक एज को हम बोलते हैं रोमांटिक एरा या रोमांटिक एज। रोमांटिक एज हम उसी 18th सेंचुरी इंग्लैंड में जो लिटरेरी मूवमेंट चली थी, जिसका जो मेन लिटरेरी फिगर विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उसके साथ साथ सैमुअल टेलर कोलरिज भी थे। तो उसी एरा में कंटेम्परेरी एक राइटर भी रह चुके थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, जिसका नाम था टॉमस डी क्विंसी। टॉमस डी क्विंसी ने अदब को दो हिस्सों में बांटा है। टॉमस डी क्विंसी का मानना है कि जो ये अदब है, he divided literature into two branches. One he named as literature of power, and the other one he named what we call literature of knowledge. According to Thomas D. Quincy, when you read literature, when you read a novel, or even for that matter poetry, or even autobiography, or even an essay, what you एक जब आप ये चीजें पढ़ते हो तो एक जो लिटरेचर ऑफ नॉलेज होता है, इसका मुद्दा क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, इसका एम क्या होता है, इसका मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि एक जो राइटर होता है, यानी कि हम बात यहाँ पे लिटरेचर ऑफ नॉलेज की करते हैं। जो टॉमस डी क्विंसी ने अदब को दो हिस्सों में बांटा है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर। लिटरेचर ऑफ नॉलेज, टॉमस डी क्विंसी का मानना है कि लिटरेचर ऑफ नॉलेज जब भी आप पढ़ते हो कोई बुक, यानी कि एक जो बुक है या इवन वो आप लिटरेचर ऑफ नॉलेज में रख सकते हो या लिटरेचर ऑफ पावर में रख सकते हो। लिटरेचर ऑफ पावर में जब आप बुक को रख सकते हो, वहां पे आपको क्या मिलता है, आप तभी लिटरेचर ऑफ पावर में एक बुक को कैटेगराइज कर सकते हो, उस कैटेगरी में डाल सकते हो जब आप उसको अच्छे तरीके से रीड करोगे और आपको पता होगा कि लिटरेचर ऑफ नॉलेज में आता है। टॉमस डी क्विंसी का मानना है कि जो ये अदब है, जो ये लिखने वाला होता है, इसके कुछ मोटिव्स होते हैं। किसी का मोटिव होता है यानी कि वो आपको एजुकेट करवाना चाहता है, आप तक इंफॉर्मेशन देना चाहता है, आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। इन वाले जितनी भी आपको ये बुक्स मिलेंगी, जितने भी आपको इस कैटेगरी के ऑथर्स मिलेंगे, वो लिटरेचर ऑफ नॉलेज में आएंगे। जब लिटरेचर ऑफ पावर की बात करते हैं, लिटरेचर ऑफ पावर में आप यानी कि इट अपील्स अवर व्हाट वी कॉल हायर रीजन, इट अपील्स अवर हायर सेंसेस, यानी कि वहां पे आपको प्लेजर मिलता है, वहां पे आपको आप एम्पैथाइज स्टार्ट करते हो दूसरे कैरेक्टर के साथ। लिटरेचर ऑफ नॉलेज में आप सिंपली व्हाट यू नॉर्मली डू व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट, यू फील, अगर आप उस वहां पे कुछ आपको मिलता है कि ये जो ये राइटर होता है ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, ये आपको कुछ चीजों से उस यानी कि समझाना चाहता है, दैट इज योर जॉब। आप उसके साथ एग्री करते हो नहीं करते हो। लेकिन जहां तक लिटरेचर ऑफ पावर की बात है, वहां पे यही चीज है, वहां पे आपको फन मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, वहां पे एक राइटर वो डायरेक्टिसिज्म नहीं मिलता है आपको, यानी कि वहां पे एक जो राइटर होता है, ही इज नॉट अ प्रीचर फॉर यू, he is not even teacher for you, he is not teaching you should do this and that thing, या even you are not following something, या even कुछ ऐसे राइटर्स हैं, even if we are going to talk about writers like T.S. Eliot, even Allama Iqbal, they are always preaching you, they are always appealing you that you will have to follow this law, you will have to avoid this rule, you are not on the path of righteousness, you are not following religious laws religiously। तो एक वो होता है जिसको लिटरेचर ऑफ नॉलेज बोलते हैं। दूसरा होता है लिटरेचर ऑफ पावर, वहां पे आपको एक राइटर अपील नहीं करता है, वहां पे आपको राइटर ये नहीं बोलता है कि आपको ये वाला साइड लेना है, ये वाला साइड नहीं लेना है। लिटरेचर ऑफ पावर में एक राइटर लिखता है, फन के लिए लिखता है, एंटरटेनमेंट के लिए लिखता है, कभी कभार आप में एक फेयर यानी कि एक पिटी आप में जगाता है, यानी कि आप में वो तरस आता है कि ये कैरेक्टर इस सिचुएशन के साथ क्यों जा रहा है। और उसके साथ साथ ड्रामा की एक जो क्वालिटी है कि ट्रेजेडी की ये फियर, इट जनरेट्स
fair among you. Let's talk about now William Shakespeare, about more particularly about this pity and fair. किंग लियर, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल पहले रखता हूँ, किंग लियर की एग्जांपल रखता हूँ। तो आपने खुद देखना है कि आप पे पिटी जनरेट होती है कि नहीं होती है। आप जब आप ये प्ले पढ़ते हो, जब आप ये प्ले वॉच करते हो थिएटर में, डेफिनेटली दिस प्ले इज गोइंग टू अराउज बोथ पिटी एज वेल एज फेयर इन यू। यानी कि आपको किंग लियर, जब आप किंग लियर को देखोगे, पढ़ोगे, वहां पे आपको तरस आएगा, वहां पे आप सिंपैथाइज स्टार्ट करना, यानी कि सिंपैथाइज करोगे किंग लियर के साथ। और नॉट ओनली दिस, वहां पे आपको फियर भी देखने को मिलेगा, वहां पे आप डर भी जाओगे, थोड़ा सा डर यानी कि डर का वो एलिमेंट आप में आएगा। क्यों? जब हम किंग लियर का मुताला करते हैं, ये चीजें आप हर एक ट्रेजेडी में देखते हो, पिटी एंड फेयर। तो जब हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं, किंग लियर की बात करते हैं, किंग लियर इट्स अ ट्रेजेडी written by Shakespeare. Now we talked about what is tragedy. It's a form of drama. Drama we discussed thoroughly during the last lecture as well. Even just a while back, मैंने कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखे थे, वो ड्रामा क्या होता है। तो जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं, जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर wrote a famous tragedy which is known as King Lear. Shakespeare, we all know, he had given us number of tragedies which are वो ट्रेजेडीज जब आप पढ़ते हो, देखते हो, आपको सेंस होता है, आप you begin to realize, yes, Shakespeare was a genius minded character. Shakespeare was a genius writer. A creator, a writer like Shakespeare is born, even after decades, not only after decades, even as a writer like Shakespeare is born, once in a while or once in a century. तो ऐसे जब हम किंग लियर का मुताला करते हैं, तो जब किंग लियर जो होता है, ये एक बादशाह होता है, इसका नाम ही होता है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि किंग लियर व्हाट इट मीन्स। किंग लियर जो होता है, ये एक बादशाह होता है, ब्रिटेन का बादशाह होता है। तो फिर जब हम इसकी लाइफ को देखते हैं, किंग लियर को देखते हैं, तो फिर किंग लियर क्या करता है, ही इज फेड अप with his his engagement with power, politics. इसके पास सब कुछ था। Obviously जो एक किंग होता है, इसके पास सब कुछ ही होता है। He lives a luxurious life. He doesn't face what we call economic problems. He lives a life which is financially stable. Even not only that, वो एक ब्रिटेन का किंग होता है, ये किंग लियर। So he is even now controlling the whole country. He's having that power कि इसके अंदर जो भी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक स्टेट के, ये उनका हेड होता है। नाउ बट इस प्ले में आपको देखने को क्या मिलता है? दिस किंग लियर डिसाइड्स at one point of time, he introspects. He begins to talk to himself. Now enough is enough. I have lived my life, what we call thoroughly. I have enjoyed my life. तो मेरी जो लाइफ है, मैंने सब कुछ एंजॉय किया है। अब now what I need is, now what I want to do is, I just want to live a life of retirement. I want to live a life in secluded life. अब ये तन्हाई में लाइफ गुजारना चाहता है, बिकॉज इसने सब कुछ देखा है, पावर भी देखा है, पॉलिटिक्स भी देखी है, ऑब्वियसली किंग होता है, मनी की यानी कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, पैलेस में रहता है, सर्वेंट्स इसके पास बहुत होते हैं, इवन ऑर्डर्स निकालता है। तो अब ये इस जिंदगी से तंग आया है, अब ये यहाँ से एज फैक्टर भी है, अब ये जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे है। तो अब ये इसके जो आखिरी साल हैं, अब ये चाहता है कि ये सेक्लूजन में गुजारे, अब ये चाहता है कि अब ये रिलीजन की तरफ थोड़ा सा डिवोट हो जाए, अब ये चाहता है कि इसकी बेटियां हैं वो थोड़ी सी आगे आ जाए, वो इन चीजों की लीड करे, वो इन चीजों को संभाले। तो फिर क्या करता है, वन डे व्हाट ही डिड, ही order, there comes this order from King Lear. वहां पे ये होता है कि ये बोलता है कि
अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, अब मेरा एक ही खाली एम है, वो ये है कि जो मेरी ये वेल्थ है, जो मेरी ये प्रॉपर्टी है, जो मेरा ये पावर है, अब मैं नाउ व्हाट आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर, मनी, दिस फेम एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी इसके पास वेल्थ है, जो भी इसके पास प्रॉपर्टी है, जो भी इसके पास पैसे हैं, जो भी इसके पास यानी कि पैलेसेस है, तो अब ये चाहता है कि ये जो ये प्रॉपर्टी है अब ये डिस्ट्रीब्यूट करे अपनी बेटियों में। एक जो फादर होते हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वो, और इसकी ऑब्लिगेशन भी होती है कि वो व्हाट नॉर्मली ही डज, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करता है, चाहे बेटे हो या बेटियां हो। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें किंग लियर के बारे में शेक्सपियर बोलता है, किंग लियर इज हैविंग ओनली 3 daughters, so we haven't found anywhere Shakespeare talking about King Lear is having sons. तो फिर अब क्या होता है कि किंग लियर अब तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है, अपनी बेटियों से मुखातिब है कि तीनों बेटियों को तो एक होता है, क्योंकि हम लेट मी टेल यू, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पिटी एंड फेयर। These are the two essential elements in a tragedy. Whenever you are going to read a tragedy, whenever you are going to visit a theater and you are watching a movie, especially which is tragic in character, there you will find these two characteristics. One, Aristotle named as pity, and the other one he named as fear. So जब आप प्ले पढ़ते हो, जब आप मूवी देखते हो, आपको ये देखना है कि आपको तरस आता है कैरेक्टर पे, आपको डर लग रहा है कि जब आप कैरेक्टर को, जब आप प्रोटोगोनिस्ट को किसी हाल में देख रहे हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम during the Elizabethan era। तो फिर ये तीन बेटियों को अब सामने बुलाता है। इसकी एल्डर जो डॉटर होती है उसका नाम होता है गोनेरिल, इसकी जो दूसरी डॉटर होती है रेगन, उसका नाम होता है, और इसकी जो तीसरी डॉटर होती है उसका नाम होता है कडिलिया। रिमेंबर वन थिंग, कडिलिया तो इसकी सबसे छोटी डॉटर होती है। शी इज द फेवरेट डॉटर ऑफ किंग लेयर, शी इज द बिलव्ड डॉटर ऑफ किंग लेयर। ऑल्दो हमें शेक्सपियर बोलता है इस प्ले में कि किंग लेयर इज हैविंग मोर अफेक्शन towards Cordelia. This is human nature. ये होता है जब एक पैरेंट होता है, उसको जब उसके बच्चे होते हैं, you begin to realize there is this tendency, एक पैरेंट में थोड़ा सा किसी की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है, किसी की तरफ कम होता है, और जब छोटे होते हैं तो उनकी तरफ तो ज्यादा ही होता है। तो वैसे ही दिस इज ह्यूमन नेचर। यहाँ पे एक और आपकी क्वालिटी शेक्सपियर में दिख रही है। ये चीजें आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, अपने घर में ही देख रहे होंगे या अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ ही देख रहे होंगे, उनके पेरेंट्स। इज इट ट्रू कि जब अगर 3 डॉटर्स हैं या 3 सन्स हैं, पेरेंट इज लविंग वन मोर देन द अदर वंस? तो ये होता है यूनिवर्सल ट्रेट। इसी को यूनिवर्सल यानी कि हम बोलते हैं ग्रेट राइटर इज रेलेवेंट फॉर ऑल टाइम। जी, इन्हीं चीजों से वो रेलेवेंट होता है, इन्हीं चीजों से वो एक इमोर्टल बनता है एक राइटर। ही लिव्स फॉर द ऑल टाइम्स, he becomes an immortalized soul। जो एक अच्छा राइटर होता है इन्हीं चीजों की वजह से। क्यों? ह्यूमन लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, और वो ह्यूमन लाइफ को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है, ह्यूमन लाइफ की सिचुएशंस को इस तरह डिस्क्राइब करता है कि वो खाली एक ही सोसाइटी के लिए नहीं बनी होती है। वो खाली शेक्सपियर किंग लियर के बारे में जो लिख रहा है, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि खाली ये चीजें इंग्लैंड में हुई थी। ये चीजें आज भी हो रही होगी, ये चीजें शायद आज के बाद 100 साल बाद भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अल्टीमेटली किंग लियर अब तीनों डॉटर्स को, चाहे वो कडिलिया जो इसकी फेवरेट डॉटर होती है, छोटी डॉटर होती है, अब तीनों बेटियों को अपने सामने बुलाता है। अब इनके सामने ये ऐसे यानी कि ऑर्डर निकालता है, ऑर्डर उनके सामने ये यानी कि अपनी जुबान से बोलता है अपनी डॉटर्स को कि नाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ, नाउ इट इज योर जॉब, योर ड्यूटी। यानी कि अब जो जहां पे मैं था, अब चाहता हूं मैं कि जो मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो वेल्थ है, मैं अब आप तीनों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, डिवाइड करना चाहता हूं। दिस इज अगेन अ ह्यूमन ट्रेट।
जैसे हम पेरेंट्स को देखते हैं, दे ऑलवेज देयर इज दिस, वी सी दिस ट्रेट इन ऑल सोसाइटीज। एक जो पेरेंट होता है वो फिर अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वेल्थ होती है, ही नॉर्मली फिर डिस्ट्रीब्यूट्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सन्स और डॉटर्स में। तो फिर किंग लियर की भी यही ख्वाहिश होती है कि अब ये जो इसकी किंगडम है, अब वेल्थ जो इसके पास है, अब ये इन तीनों डॉटर्स को बोलता है कि मैंने अब जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारी है, अब आपकी बारी है, अब मैं चाहता हूं कि मैं ये जो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अब आप लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो फिर उस ये बोलता है कि इससे पहले कि मैं आप लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट करूं ये प्रॉपर्टी, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। और जो इन तीन बेटियों में से जो आप अब तीन बेटियां इसके सामने बैठी हुई है, एक पैलेस में बैठी हुई है, तो अब ये उनसे मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जो आप में से, यानी कि तीनों बेटियों को ये क्वेश्चन पूछता है, जो आप में से मेरे को अच्छा आंसर देगा, the answer which is going to satisfy my heart, my ego, my head, यानी कि मेरे को तसल्ली होनी चाहिए आपके आंसर से। अगर मेरे को ज्यादा किसी के आंसर से बहुत तसल्ली मिली, बहुत मेरे को लगा कि यस आई वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर, उसको मैं 1/3 ऑफ द किंगडम में से हिस्सा दूंगा। यानी कि ऐसी ही बात है कि अगर ये किंग लियर क्वेश्चन एक पूछना चाहता है बेटियों से, ये उनसे बोलता है कि फिर जो भी आप तीनों में से सबसे अच्छा आंसर देगा, आपको मैं एक आध हिस्सा ज्यादा दूंगा। तो अब तीनों डॉटर्स के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन रखता है, सिंपल क्वेश्चन, ये कोई भी फादर रख सकता है। इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो पूछते रहते हैं अपने बेटियों से या बेटियों से, होम डू यू लाइक। जब पापा मम्मी एक जगह बैठे होते हैं, फिर बच्चा छोटा होता है, वो उनको बोलते हैं कि आपकी टिल्ट इसकी तरफ है कि इसकी तरफ है। यानी कि अब यही क्वेश्चन किंग लियर पूछता है अपनी बेटियों से, सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ मच यू लव मी। यानी कि अब सिंपल सा क्वेश्चन, आप इन तीन डॉटर्स के पास एक ही क्वेश्चन है, आप अपने पापा से कितना प्यार करते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन इस आंसर सुनने के बाद अब तीनों बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किंगडम, जो भी वेल्थ किंग लियर के पास है। ऑब्वियसली वी ऑल नो when someone is a king, when someone is occupying this what we call higher status, a job like what we call king, one who is ruling the whole country, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, पैसे होते हैं, वेल्थ होता है, नाम शोहरत। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अब इसने अपनी बेटियों के सामने रखा है। तो अब पहले ये बोलता है कि अब गोनेरिल एक बड़ी बेटी होती है, एल्डेस्ट डॉटर होती है, ये इससे पूछता है कि पहले अब आप आंसर बोलो इस क्वेश्चन का। तो गोनेरिल अब आंसर बोलती है बड़े फ्लैटरी अंदाज में, बड़े डिसाइडफुली, क्योंकि वो बहकावे में यानी कि वो ट्रेचरस अंदाज में वो किंग लियर के सामने रखती है। एंड हर वर्ड्स गोज लाइक जब उसको किंग लियर यही पूछता है कि हाउ मच यू लव मी। Now what Goneril is supposed to do? She's supposed to do now, she's supposed to express her love for her father in words. तो उसके words कुछ ऐसे हैं, वो लिखती है, वो बोलती है, I love you more than words can wield the matter, dearer than eyesight, space and liberty. These are the words spoken by Goneril. यानी कि अपने पापा को बोल रही है, किंग लियर को बोल रही है कि मेरे अब्बा, आप मेरे बहुत अजीज, यानी कि अब जो मेरी बीनाई है, जो मेरी आई साइट है, जो मेरी ये लाइट है जहां से मैं देख रही हूँ, इससे भी ज्यादा आप मुझे अजीज हो, मेरी जान से भी मुझे आप ज्यादा अजीज है। यानी कि गोनेरिल का ये तरीका है आंसर बोलने का। ऑब्वियसली शी इज अ डॉटर, एल्डेस्ट डॉटर, शी इज लेकिन अब इस आंसर को देख के किंग लियर फील्स, यानी कि ही बिकम्स इमोशनल, Goneril is possessing, is holding such an emotional, कि एक इमोशनल फिर किंग लियर होता है कि उसके जो Goneril के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। तो फिर यही क्वेश्चन फिर अब यहाँ पे किंग लियर क्या बोलता है कि चलो मैं आपके लिए मैं एक हिस्सा रखता हूँ। तो फिर रेगन की बात आती है, क्योंकि अब इसने ऐसे आंसर दिया है कि किंग लियर खुश हो गया है। किंग लियर को लगा कि ये जो ये आंसर इसने दिया है, he is now satisfied. His daughter loves him more than anything else in this world. Obviously, when you are going to tell your parents you are more dearer to us
then our own eyesight, then our own life, then this whole world. Obviously parent के लिए वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो किंग लियर के लिए वैसे ही है। तो किंग लियर बड़े मुतासिर हो गए इस संजीदा आंसर से, जो संजीदा आंसर कॉर्नेल ने दिया है। तो फिर टर्न आती है रेगन की। रेगन से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मच यू लव मी, हाउ मच यू नो आई एम डेयर टू यू। तो फिर रेगन भी यही फ्लैटरी अंदाज से बड़े यू नो डिसीटफुली यू नो कि वो ऐसे ही जुबान इस्तेमाल कर रही कि मेरे अब्बा आप मुझे अपनी जान से भी प्यारे हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेरा कोई अगर मैं से किसी से प्यार करती हूँ तो वो उसके हकदार आप हो, उस पे खाली आपका हक है, यू आर मोर डेयर टू मी देन माय ओन बॉडी। तो इसका आंसर देख के किंग लियर इज नाउ हैप्पी, यानी कि हिज सेकंड डॉटर is also loving him very deeply, seriously. They both these daughters possess what we call emotional love for their father. तो अब एक और हिस्सा इसके नाम में होता है, यानी कि गॉनेरल रेगन। और अब कड़ीलिया की बारी होती है। Who is the favorite child of King Lear? Whom King Lear loves very deeply, very seriously. अब छोटी अब कड़ीलिया से अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। कड़ीलिया, she is a sincere child. She doesn't believe in what we call hypocrisy. You know, she is not able to speak words in a flattering manner. So she doesn't even know what we call this यानी कि वो decide, you know, to respond deceitfully, यानी कि unfaithfully. She's a faithful child. She loves her father, you know, very deeply. तो अब यही क्वेश्चन कड़ीलिया से पूछा जा रहा है। तो कड़ीलिया आंसर क्या देती है? कड़ीलिया अब पहले तो वो आंसर देने के मूड में नहीं होती है, क्योंकि वो बोल रही है कि वर्ड्स कम है, अल्फाज कम है, मैं कैसे अल्फाज में बयान करूं अपने पापा के लिए प्यार। क्या मैं अपने साथ तो ये धोखा तो नहीं कर रही हूँ कि मैं अल्फाज में फ्लैटरी लैंग्वेज से मैं अपने पापा को ऐसे ही बोलूं जैसे मेरी दो बड़ी बहनों ने इजहार किया है। ये कड़ीलिया को लग रहा है। Cordelia knows it very well. Both the sisters of Cordelia, they have expressed their love in a deceitful manner, unfaithful manner. Because Cordelia knows both these, you know, daughters, they don't love their parent, King Lear, the way Cordelia loves him. So, and even Cordelia is very much aware of the fact they are here, you know, एक treacherous अंदाज में ये बेटियां अपने बाप को बहकावे में ला रही है। तो अब ना faithful child, a sincere child, an honest child like Cordelia, तो ये बोल रही है कि ये अंदर से सोच रही है, this is wonderful. तो ये अंदर से सोच रही है। आपने यहाँ पे ड्रामेटिक अंदाज देखना है, यहाँ पे आपका ड्रामेटिक वैल्यू देखना है शेक्सपियर का, कैसे एक यानी कि सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है, किस मैनर में वो एक्सप्रेस कर रहा है। ये क्वालिटी होती है ग्रेट राइटर की। तो फिर कड़ीलिया अब अंदर से सोच रही है कि मैं शायद धोखा, अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि मैं अपने पापा को मैं जाहिर अब इजहार करूं, तो शायद आई एम गोइंग टू बिट्रे माय ओन सोल, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स माय लव फॉर माय फादर। तो फिर लेकिन इससे पूछा जा रहा है, इसको अब आंसर देना है, अदरवाइज इट वुड बी कंसिडर्ड व्हाट वी कॉल एक स्कारलिजियस एक्ट बोला जाएगा, क्योंकि किंग का ऑर्डर है, फादर का ऑर्डर है कि आपने आंसर देना है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, फिर कड़ीलिया अब आंसर देती है और उसके वर्ड्स ये हैं, वो बोलती है आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माय बॉन्ड, नॉर मोर नॉर लेस। दिस इज व्हाट कड़ीलिया स्पोक, दिस इज हाउ कड़ीलिया स्पोक, यानी कि these are the words which flow from the which कड़ीलिया expressed, यानी कि कड़ीलिया उसने क्या बोला है, आई लव योर मैजेस्टी, आई लव यू माय डैड, यानी कि अब वही बोल रहे हैं कि इसने, यानी कि जब आप उस प्ले का मुताला करते हो, डिटेल में पढ़ते हो, तो कड़ीलिया अपने पापा से मुखातिब होकर बोलती है कि आपने मेरे को पाला बड़ा किया, आपने मेरे को यू गिव मी ब्रेड, आपने मेरे को सब कुछ दिया है, तो मैं कैसे उन चीजों को आपको यहाँ से वापस कुछ दे दूं। ये मेरे लिए कुछ, यानी कि मैं
अनफेथफुल बन जाऊंगी, फेथलेस डॉटर बन जाऊंगी। अगर मैं वो एहसान जो आपने मेरे पे किया मैं उसके बदले आपको यहाँ से कुछ बोलूं तो वो फिर, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑनेस्ट डॉटर होती है, सिंसियर डॉटर होती है। वो साथ में ये बोलती है कि मेरे पापा, मेरे अब्बा, मेरे डैड, माय बिलव्ड फादर, आई लव यू एज अ डॉटर शुड। आई लव यू यानी कि मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक डॉटर को करना चाहिए, जितनी एक डॉटर के दिल में एक प्यार होता है अपने पेरेंट के लिए। लेकिन उसके साथ साथ वो एक और जुमला बोलती है, वो बोलती है कि मेरा जो प्यार है वो एक, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आपके लिए है, एक हिस्सा मेरे आने वाले हस्बैंड के लिए है। सो दिस सेंटेंस infuriated, enraged, किंग लेयर, यानी कि वो बहुत गुस्से में आ गया। मेरी डॉटर, फेवरेट डॉटर, जिसको मैं ज्यादा, जो मेरी चहेती बेटी है, वो ये अल्फाज बोल रही है कि मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक डॉटर को करना चाहिए। मैं, यानी कि मेरे पास दिल और दिमाग में उतना दो हिस्से हैं प्यार के, एक आपके लिए, एक मेरे आने वाले हस्बैंड के लिए है। यानी कि वो, इसने वैसे एक्सप्रेस नहीं किया जैसे गोनेरल ने किया था, जैसे रेगन ने किया था, प्यार मोहब्बत अपने फादर के लिए। तो अब किंग लियर इज वेरी एंग्री और उसको फिर ऑर्डर निकालता है। ऑर्डर ये होता है कि कैडिलिया मस्ट बी बैनिश्ड फ्रॉम द किंगडम ऑफ ब्रिटेन, यानी कि अब इसको जिला वतन कर दिया जाता है कैडिलिया को। अब कुछ मैं आपको अब समअप करने की कोशिश करता हूँ इस स्टोरी को, क्योंकि हम पिट्टी और फेर की बात करते हैं। फिर अब क्या होता है कि अब इसको किसी और जगह भेजा जाता है। इसको, ये किंग का फरमान होता है, किंग का ऑर्डर होता है कि कैडिलिया जो है, इसको अब कोई हक नहीं है इस धरती पे रहने का, स्पेशली वेयर किंग लियर लिव्स। इसको किसी और जगह मुंतकिल करो, इसको किसी और जगह भेज दो। तो फिर अल्टीमेटली Cordelia is being banished from the kingdom of Britain। तो फिर क्या होता है, कुछ देर बाद हमें देखने को क्या मिलता है। अब यही जो दो डॉटर्स हैं, रेगन और गोनेरल, अब यही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन दो एल्डर डॉटर्स में। जो एल्डेस्ट डॉटर होती है गोनेरल, उसके बाद रेगन में। इवन अब कॉर्डेलिया को कोई हिस्सा नहीं मिलता। इवन Cordelia's share is being distributed those two elder daughters because they have spoken, in a flattering manner. They have spoken deceitfully. उन्होंने बहकावे में अपने फादर को लाया, ऐसे उन्होंने एक्सप्रेस किया था, इजहार किया था मोहब्बत को अपने फादर के लिए। तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक दिन अब पावर में कौन आ रहा है, ये दो डॉटर्स आ रही है। अब अथॉरिटी किन के पास है, इन दो डॉटर्स की, क्योंकि किंग लियर हैड ऑलरेडी डिसाइडेड he wants to live a life of retirement. He wants to live a secluded life, an isolated life. He wants to live a life where, what Thomas Hardy calls far from the madding crowd. तो अब वो नहीं चाहता है कि वो लोगों के दरमियान रहे, वो किसी और जगह जिंदगी बसर करना चाहता है जहां पे लोग कम हो, जहां पे उसको सुकून मिले। तो फिर क्या, कुछ टाइम गुजरता है। जो ही कुछ टाइम गुजरता है तो फिर किंग लियर अब तो अथॉरिटी में नहीं है। अब ये एक रिक्वेस्ट करता है अपनी डॉटर से, बोथ गोनेरल और रेगन से। अब ये रिक्वेस्ट ये होती है कि मेरे को कुछ सर्वेंट्स की जरूरत है, मेरे को कुछ और सर्वेंट्स चाहिए। अब क्योंकि यहाँ से एज तो बनता जा रहा था, ओल्ड भी है इसकी एज। अब ये इसका जो ये ऑर्डर है, हिज ऑर्डर इज बीइंग अब इस पे नो, यानी कि ये जो ये ऑर्डर इसका आया था किंग लियर का कि मेरे को सर्वेंट्स चाहिए, मेरे को और आदमी चाहिए जो मेरा देखभाल करेंगे। लेकिन गोनेरल एंड रेगन स्ट्रेट अवे they don't pay any heed towards this request of king lear। इवन ऐसा इतना ही नहीं, वो यहाँ से वापस ऑर्डर निकालते हैं, जितने भी आदमी इसके इर्द गिर्द है जो इसका देखभाल कर रहे हैं, इसका केयर कर रहे हैं, they cut out few members जो उसके सर्वेंट्स थे। इतना ही नहीं, किंग लियर की डिमांड होती है और कुछ बंदे इसके इर्द गिर्द रहे, कोई लॉन्ड्री का काम करे, कोई कुछ और काम करे, सफाई का काम करे, कोई इसके पर्सनल इश्यूज को देख ले। उसके बावजूद गोनेरल और रेगन क्या करते हैं, वो इनके जो अपने आदमी जो इसको अलॉटेड होते हैं
उनकी कमी की जाती है, उनसे वो आदमी छीन लिए जाते हैं। तो फिर ऐसे ही देखते देखते क्या होता है कि हम फिर अल्टीमेटली व्हाट वी सी इन दिस प्लेस, he is having no authority। अब जो भी रूल होता है, जो भी ऑर्डर होता है, those orders now come straight away from the hands of Goneril and Regan। अब किंग लियर फिर थोड़ा सा मैड हो बनता जा रहा है, ये अब अजीब हालत में है। ये अब बोल रहा है कि एक किंग किस सिचुएशन में था, किस हाल से जिंदगी गुजार रहा था, लग्जूरियस वे में लाइफ गुजार रहा था। अब इसके पास अब बंदे भी नहीं है देखने के लिए, देखभाल करने के लिए बंदों को भी वापस लिया जा रहा है जो इसका टेक केयर कर रहे थे। तो फिर एक ये he gets infuriated, he becomes very much angry, he wanted to he protested। कुछ देर के लिए उसने प्रोटेस्ट भी किया कि आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, यानी कि प्रोटेस्ट किन के सामने कर रहा है, अपने बेटियों के सामने कर रहा है। लेकिन वो अल्टीमेटली ये होता है कि फिर इसको अपने महल से भी भगाया जाता है, इसको अपना महल भी छोड़ना पड़ता है। और कुछ देर बाद अब he is now introspecting what sort of life he was living maybe a year ago, some 2 years back he was living a well standard life, everything was under his control, doesn't matter whether it was judiciary, bureaucracy, even political setup, सब कुछ इसके पास था। अब ये he is now homeless, a king। और होमलेस किसकी वजह से ही बना, अपनी जो इसका अपना डिसीजन था। he banished Cordelia, the daughter who couldn't express her love, the way king wanted। लेकिन किंग फेल टू रियलाइज कडीलिया जो है शी इज his sincere daughter। लेकिन उस अब ये उन 2 बेटियों में इसने डिस्ट्रीब्यूट की जो इसकी प्रॉपर्टी थी। और उसका अंजाम क्या था, अब उसका अंजाम यही था, कंक्लूजन यही था कि अब इसको इस महल से भगाया जाता है। अब ये होमलेस है, अब इसके पास महल की तो बात नहीं है, अब इसके पास रहने की जगह नहीं है, अब इसके पास कुछ ऐसे खाने की जगह नहीं है कि ये कहीं से लाए, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। अब कुछ बंदे इसके साथ हैं तो ये फिर जा रहे हैं। इट्स यानी कि जब आप इस प्ले को पढ़ते हो, एक वहां पे एक किंग लियर फिर जब एनरेज्ड होता है, अब ये रियलाइज करता है कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा था, अब किस हाल में मैं हूं। he is even having torn clothes now, he's now living in a shabby manner। अब वो यानी कि जब आप प्ले को पढ़ते हो, देख रहे हो, you now begin to feel a king is now a poor man। he even he is not having even now what we call proper clothes on his own body। तो ये हाल है किंग की। तो फिर ये मैड होता है, ये इस पागलपन का शिकार होता है। एंड व्हाई नॉट, किस स्टेचर में था, कौन सा स्टेटस इसके पास था, रूल कर रहा था, अब इसके पास कुछ नहीं है। इज कंप्लीटली utterly now a homeless creature। तो अब ये रियलाइज करना स्टार्ट करता है, अब ये इसको पागलपन का शिकार होता है। he is now completely what we call chaos। he is now in a mental trauma, he is deeply what we call depressed now। he is now going through what we call stage of anxiousness। तो अब इसी हाल में फिर अब ये बयान अब इसको निकाला जाता है। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि जब अब वहां पे एक रेन सीन होता है, यानी कि बारिश बहुत तेज से बरसती है। इवन ये जो शेक्सपियरियन किंग लियर है, he is having no shelter, he is now taking all raindrops on his own body। इससे फिर और ज्यादा पागलपन का शिकार होता है ये। तो दिस इज अ वंडरफुल ट्रेजेडी। जब आप इस चीज को पढ़ते हो, आप फिर स्टार्ट करते हो, रियलाइज स्टार्ट करते हो, पिटी कर दिखाना, आपको तरस आता है। एक किंग जो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, जो एक मुल्क पे रूल कर रहा था, जिसके अंदर सब अथॉरिटी थी, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे, फाइनेंशियली स्टेबल था, इवन सब कुछ ऑर्डर इसी के हाथ से निकलते थे। जब आप उसको देखते हो, एक बारिश गिर रही है, बारिश बरस रही है, और इसके पास अब कपड़े भी नहीं है अच्छे पहनने के लिए, इसके पास अब एक मकान भी नहीं है रहने के लिए। अब किसकी वजह से, इसकी खुद की जो इसका खुद का डिसीजन था, जिसको हम इसको आप क्योंकि रियलाइज अब इसको हो रहा है, मैंने क्या किया, मेरे को ये नहीं करना था।
तो इसको एरिस्टोटल एक वर्ड बोलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि एक वीकनेस जो होती है कैरेक्टर में, फिर उस वीकनेस की वजह से उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस वीकनेस की, उस ट्रेजिक फॉल की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। अच्छा, ये पिटी की बात होती है। अल्टीमेटली फियर कैसे फिर जनरेट होता है? फिर ये होता है कि अल्टीमेटली व्हाट यू नॉर्मली सी ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्ले, अब यही जो डॉटर होती है कड़ीलिया, जिसको इसने जलावतन किया था, यही कड़ीलिया अब इसको बचाने के लिए आती है। इसी कड़ीलिया को मैसेज दी जाती है कि आपके पापा बारिश में हैं, आपके पापा होमलेस हैं, उसके पास उन कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। या कड़ीलिया जो होती है वो वहां से मैरिड भी होती है, बड़ी अच्छी पोजीशन में भी होती है, तो वो वहां से आके अब इसका साइड लेती है, किंग लेयर का साइड लेती है। इवन नॉट ओनली दिस, अब नाउ शी फाउट अगेंस्ट हर ओन टू सिस्टर्स, जो उनकी फिर आर्मी होती है, फिर इनकी भी यहाँ से होती है, फिर ये आपस में लड़ पड़ते हैं। अल्टीमेटली अब ये जो ये बेटी और किंग लेयर और कड़ीलिया का जो प्यार है, फिर लास्ट में रियलाइज थोड़ा सा होता है किंग लियर को कि मैंने जो किया था वो शायद ठीक नहीं था, यही डॉटर अब मेरे को बचाने के लिए आई है। अब इसी को मेरा जो ये मैं जिस हाल में हूँ, मेरे मेरे जो मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मैं जिस हालात से गुजर रहा हूँ, इस हालात को अच्छे से किसने परखा है? कड़ीलिया ने परखा है। कड़ीलिया को ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि उसने जब सुना कि उसकी जो उसका जो बाप है, उसके जो पेरेंट है, वो यानी कि बड़े दुख भरी जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास अब मकान भी नहीं रहने के लिए, कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं पिटी एंड फेयर। These are the two essential elements in a tragedy. When you watch a movie which is tragic in character, when you read a play, especially a tragedy written by William Shakespeare, Christopher Marlowe, even हम अर्थर मिलर की भी अगर बात करेंगे, तो ये वाली चीजें आपको देखने को मिलती है जब आप ये चीज देखते हो, यानी कि पिटी एंड फेयर। फॉर इंस्टेंस, अगर हम डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ वंडरफुल प्ले रिटन बाय अर्थर मिलर। अर्थर मिलर का एक प्ले है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, यानी कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी हम उसको बोलते हैं जहां पे करेक्टर जो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, जो हीरोइन होती है, ये लोअर क्लास से हो आती है, ये एक लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक होता है। when we read Elizabethan tragedies, when we read Greek classical tragedies, वहां पे आपको देखने को क्या मिलता है? A hero always comes from a noble birth. He always belongs. He comes most of the time is when you read, Greek tragedies, when you read Elizabethan tragedies written by William Shakespeare, Christopher Marlowe, Thomas Kidd, ऐसे यानी कि बेन जॉनसन या किसी और के भी आप, इवन जॉन ड्राइडन, जो भी आप उनकी ट्रेजेडीज को पढ़ते हो, वहां पे आप क्या देखते हो? वहां पे आप हीरो जो होता है, हीरोइन जो होती है ट्रेजेडीज में, वो ऑल दे कम फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, दे कम फ्रॉम अपर क्लास फैमिलीज, दे आर फाइनेंशियली साउंड, यानी कि वो कुछ ऐसा स्टेटस रखते हैं, यानी कि नोबल बर्थ से वो आते हैं। इसके अपोजिट में होती है डोमेस्टिक ट्रेजेडी, यानी कि जो आर्थर मिलर की जब हम बात करते हैं, आर्थर मिलर इज फेमस फॉर राइटिंग डोमेस्टिक ट्रेजेडीज। आर्थर मिलर ने लोअर तबके के लोगों को यानी कि प्रोटैगनिस्ट्स बनाया, यानी कि उसके जो हीरो और हीरोइन्स है वो मिडिल क्लास फैमिली से उन्होंने लिया है, वो लेबर क्लास से उन्होंने लिया है। दिस इज वन मोर ट्रेट व्हिच यू फाइंड इन मॉडर्न ड्रामा। एक्चुअली वहां मॉडर्न ड्रामा का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो हीरो होता है, जो हीरोइन होती है, ये जरूरी नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि दे कम फ्रॉम अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, दे बिलोंग टू व्हाट वी कॉल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, रॉयल फैमिली। नो, तो जब हम प्लेज पढ़ते हैं, लाइक आर्थर मिलर के प्ले पढ़ते हैं, जॉन ऑस्बॉर्न के प्लेज पढ़ते हैं, सैमुअल बेकेट के प्लेज पढ़ते हैं, तो वहां पे हम हीरोज को देखते हैं, दे आर यानी कि दे आर एवरीवन, यानी कि हर एक वॉक, यानी कि हर एक बंदे के बारे में वो लिखते हैं। जैसे डेथ ऑफ अ सेल्समैन की ट्रेजेडी,
डेथ ऑफ अ सेल्समैन। सेल्समैन एज वी नो, जब कोई सेल्समैन होता है, चाहे दुकान पे हो, किसी यूनिट पे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, सेल्समैन जो दिन में क्या काम हो रहा था, कितनी सेल हो गई है, क्या ये उन्होंने बेचा है, क्या इन्होंने वहां से लाया है, वो डायरी में मेंटेन करके रखता है, फिर अपने मालिक के पास वो देता है। इसकी ट्रेजेडी बयान करता है अर्थर मिलर। तो जब एक लोअर कैरेक्टर, जो एक लोअर तबके से कैरेक्टर को आगे लाता है कोई राइटर, और वो फिर ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो, उसको हम यानी कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी बोलते हैं। तो जहां तक बात अब डेथ ऑफ अ सेल्समैन की है, वहां पे दो कैरेक्टर्स है। एक होता है विली लोमन, एक्चुअली ही इज द सेल्समैन, और दूसरा होता है बिप, जो एक उसका बेटा होता है। तो एक्चुअली ये सेल्समैन की ट्रेजेडी ये कैसे बनती है, देखो आपने डियर लर्नर्स, आपको ये समझना है कि अर्थर मिलर की जो ट्रेजेडीज हैं, उसने सोसाइटी में जो कुछ हो रहा था, एक अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट था 1920s और 30s में। अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट ये था कि हर एक बंदे को सक्सेसफुल बनना चाहिए, हर एक बंदे के पास पावर होनी चाहिए, हर एक बंदे के पास पैसे होने चाहिए। लेकिन हाँ, एक और चीज यहाँ पे ये है कि वो बोलते हैं अमेरिकन ड्रीम का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एवरीवन, यानी कि देयर इज दिस चांस ऑफ मूविंग टू व्हाट वी कॉल, यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं, ये सोशियोलॉजिकल टर्म है, अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी ये होता है कि देखो, जब हम जहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो हर एक सोसाइटी में होता है, दैट इट वाज फॉर दिस रीजन a philosopher, a writer like Karl Marx, very furiously wrote। वो क्या चाहता था, कार्ल मार्क्स का एक जो कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, वो ये चाहता था कि क्लासलेस सोसाइटी, हर एक बंदे को, यानी कि वो चाहता था कि जो प्रोलेटेरिएट्स और बोर्जवाज, यानी कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो है, कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड है, कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट यही था। क्योंकि हम कार्ल मार्क्स की बात इसलिए कर रहे हैं, अर्थर मिलर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज व्हिच वर गिवन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वी ऑल नो, ग्रेट फिलोसोफर। तो जब हम, और उसका बहुत यानी कि जब हम लिटरेचर, अदब का मुआयना करते हैं, और जब हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं, ड्रामा को पढ़ते हैं, और किसी तरीके से आप फिर उसको मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हो, जब हम फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब हम 18th और 19th सेंचुरी राइटिंग्स को, वर्क्स को पढ़ते हैं, चाहे आप इमली ब्रोंटी की नॉवल पढ़ोगे, शार्लेट ब्रोंटी की नॉवल पढ़ोगे, इवन इफ यू आर गोइंग टू रीड नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन और इवन ग्रेट वर्जीनिया वुल्फ, तो जब आप उन चीजों को पढ़ते हो, तो वहां पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा है। वहां पे आप क्या चीज पा रहे हो, फेमिनिज्म के, फ्रॉम फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वो बोल रहे हैं। उनकी राइटिंग से हमें लग रहा है कि जो फीमेल्स 18th और 19th सेंचुरी में लिख रही थी, कुछ औरतें सुडोनिम इस्तेमाल करती थी, पेन नेम, यानी कि फीमेल एक लिख रही है, औरत लिख रही थी 18th और 19th सेंचुरी, इवन 20th सेंचुरी, इवन आज भी कहीं कहीं ये हो रहा है, उनको मेल नेम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमें सोसाइटी में वो इज्जत नहीं मिलेगा, हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, हमारी बुक्स को नहीं पढ़ा जाएगा। तो यही हाल 18th और 19th सेंचुरी में था, और इट वाज ड्यू टू दिस रीजन कि वर्जीनिया वुल्फ रोट अ वंडरफुल एसे, व्हाट शी नेम्ड एज अ रूम ऑफ वन्स ओन। जब आप उस एसे का मुताला करते हो, आपको लग रहा है कि जो फीमेल्स है, जो विमेन फॉक है, वो कुछ राइटर्स जो पहले पहले लिख रही थी औरतें, वो सुडोनिम इस्तेमाल करती थी, वो औरत होके मेल नेम्स रखती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास उनको लग रहा था कि हमें वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। और फिर हमें वहां पे एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें देखने को क्या मिल रहा है, वो उन राइटिंग से औरतें इसलिए नहीं लिख रही थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, they were financially unstable, they were not having what we call economic independence, उनके पास पैसे नहीं थे। तो दैट, यानी कि जब हम वर्जीनिया वुल्फ का मुताला करते हैं, उनके बुक्स का पढ़ते हैं, स्पेशली हर एसे जो इसने ऐसे लिखा था, व्हाट शी नेम्ड एज अ रूम ऑफ वन्स ओन, जब आप उस ऐसे को गौर फिक्र से पढ़ते हो, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, वहां पे आपको यही मिल रहा है
पढ़ने को यही मिल रहा है कि औरतें लिखने के मकाम में थोड़ी सी पीछे इसलिए रही है क्योंकि उनको सोसाइटी में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था। वो इसलिए नहीं लिख रही थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे लिखने के लिए, कॉपी लाने के लिए। तो इवन ये ऐसी चीजें, अब सिमंडी बिवावर, जब आप सिमंडी बिवावर के ये मेन फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, चाहे वर्जीनिया वुल्फ हो, सिमंडी बिवावर हो, हेलन सिक्सो हो, कोई भी और जो बाकी फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, एलन शोवर्ट हो, तो कैट मिलेट हो, तो इनका यही बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि औरतें पीछे इसलिए रही कि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे। इसलिए तो अब यानी कि जब आप अ रूम ऑफ वन्स ओन का मुताला करते हो, अ रूम ऑफ वन्स ओन, इन दिस ऐसे वर्जीनिया वुल्फ क्या लिख रही है? औरत के पास एक रूम होना चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसके बाद वो लिख सकती है। तो आज के बाद जो ट्रेजेडी को समझने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, पिटी एंड फेयर। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप पे डिपेंड करता है कि जब आप मूवी देखने जाओगे, जब आप यानी कि प्ले को पढ़ोगे, तो वहां पे ये चीजें आप देखोगे कि नहीं देखोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। यू विल हैव टू फाइंड दीज टू थिंग्स, यू विल हैव टू आपको देखना है कि ये चीजें सच में एक ट्रेजेडी में होती है कि नहीं होती है। और इसके आगे भी हम बात करेंगे ट्रेजेडी के बारे में, कॉमेडी के बारे में और आर्थर मिलर के बारे में, और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इलॉबरेट वे में हम आर्थर मिलर के बारे में बात करेंगे। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।